बीए द्वितीय वर्ष में आज हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं रजिया सुल्तान के बाद गयासुद्दीन बलबन को, जो गुलाम वंश का शासक था। गयासुद्दीन बलबन ने 1266 ईस्वी से लेकर के 1287 ईस्वी तक शासन किया। 1266 से लेकर के 1287 ईस्वी तक गयासुद्दीन बलबन ने कार्य किया। हम इसके सबसे पहले प्रारंभिक जीवन की बात करेंगे। तो बलबन का जन्म तुर्किस्तान में इलवारी जाति के एक सरदार के यहाँ पे हुआ था। उसके बचपन का नाम था बहाउद्दीन। छोटी आयु में उसे मंगोलों ने पकड़ लिया और गजनी में एक विद्वान और धार्मिक मनुष्य रहता था, ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी, उसको दास के रूप में बेच दिया। 1232 में ख्वाजा उसे दिल्ली लाया, जहां इल्तुतमिश ने उसको खरीद लिया। इल्तुतमिश ने बलबन की योग्यता से प्रभावित होकर के उसे खास बरदार एक पद था, जिसको अकॉर्डिंग व्यक्तिगत अनुचर, खास बरदार मतलब व्यक्तिगत अनुचर नियुक्त किया। और बाद में उसको 40 जो गुट बनाया था, 40 गुट जो इल्तुतमिश के द्वारा निर्मित किया गया था, उस 40 गुट में जिसको तुर्कान चहलगानी कहा जाता था, सम्मिलित कर लिया। फिर रजिया के शासनकाल में उसको अमीर ए शिकार के पद पर नियुक्त किया गया। रजिया के विरुद्ध बहराम शाह का बलबन ने साथ दिया, तो बहराम शाह ने उसको रेवाड़ी तथा हासी की जागीर देकर के पुरस्कृत किया। 1245 में मसूद शाह को पदच्युत करके बलबन ने 1246 में नासिरुद्दीन को सुल्तान बनाया। 1246 में उसने नासिरुद्दीन को सुल्तान बनाया। नासिरुद्दीन की मृत्यु हुई 1266 में, और 1266 में उसकी मृत्यु के बाद गयासुद्दीन की उपाधि धारण कर करके बलबन दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो ये तो था बलबन का प्रारंभिक जीवन। अब शासक बलबन बन गया। शासक बनने के बाद बलबन के सामने आई समस्याएं। सबसे पहले समस्या थी राज्य की कमजोर आर्थिक स्थिति। बलबन की सबसे पहली समस्या थी राज्य की कमजोर आर्थिक स्थिति। बलबन की जो सबसे पहली समस्या थी वह थी राज्य का लड़खड़ाता हुआ ढांचा। पिछले गत वर्षों के सुल्तानों के समय जो राजनीतिक विद्रोह हुए, उपद्रव हुए और सीमांत प्रदेशों की सुरक्षा के लिए जो प्रयास उनके द्वारा किए गए, उसमें सारा राजकोष जो था वह रिक्त हो चुका था। सैन्य बल को बढ़ाने के लिए भी धन की आवश्यकता थी, और अन्य प्रांतीय सरदारों ने स्वेच्छा से जो वार्षिक कर था वह भी दिल्ली के सुल्तान को भेजना बंद कर दिया था, जिससे क्या हुआ कि उनकी जो राजकीय आय थी वह राजकीय आय घट गई। तो बलबन की सबसे पहली जो आवश्यकता थी वह थी राज्य की कमजोर आर्थिक स्थिति और उस कमजोर आर्थिक हितों को एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा उसके सामने समस्या आई 40 अमीरों की बढ़ती हुई शक्ति। इल्तुतमिश ने 40 गुट का निर्माण किया, लेकिन बलबन की समय पर ये 40 गुट जो था वह एक तरीके से उसकी शक्तियों में बढ़ोतरी हो गई थी, और 40 गुट की शक्ति को समाप्त करना बलबन के लिए आवश्यक हो गया था। अब जो 40 गुट का जो मंडल था वह सुल्तानों को बनाने बिगाड़ने में अपनी अहम भूमिका भी निभा रहा था। बलबन भी इस दल का चूंकि सदस्य रह चुका था, इसलिए वह इस दल की शक्ति से भली भांति परिचित था, और इसलिए प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उसने अनेक सरदारों को मौत के घाट उतार दिया और कुछ अपनी मौत ही मर गए। लेकिन जो कुछ बच गए थे इस दल के सदस्य, वह स्वयं सुल्तान बनना चाहते थे, और बलबन के हर कार्यों में वह उसके सामने बाधा उत्पन्न कर रहे थे। तो 40 अमीरों की बढ़ती हुई शक्ति भी बलबन के सामने एक प्रमुख समस्या के रूप में उभर करके आई। इसके बाद था मेवातियों का आतंक। मेवाती समुदाय के जो लोग थे और वह दिल्ली और उसके आसपास के प्रदेशों में लूटपाट किया करते थे। ये लोग दिन दहाड़े राजधानी में घुस करके लूटमार करते थे, जिससे कि प्रजा को एक तरीके से बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, और प्रजा जो इन मेवातियों से क्या थी, भयभीत थी। तो इनसे भी बलबन को निपटना था। इसके बाद था मंगोलों की समस्या। मंगोलों से देश की सीमाओं की सुरक्षा करना भी बलबन के लिए बहुत आवश्यक था, क्योंकि उसके
कई अधिकारी और प्रांत अधिकारियों ने मंगोलों से क्या कर ली, साठगांठ कर ली थी, और इस समस्या को उन्होंने साठगांठ करके और भी बढ़ा दिया था। तो मंगोलों की समस्या भी उसके सामने एक बड़ी समस्या के रूप में उभर करके आई। इसके बाद आता है राजपूत राज्यों की शक्ति में वृद्धि। बलबन के समय अनेक राजपूत राज्यों की शक्ति में वृद्धि हो चुकी थी और भारत में तुर्कों को निष्कासित करने के लिए वो दृढ़ संकल्प थे। इन राज्यों में प्रमुख थे राजपूताना तथा बुंदेलखंड के बुंदेलखंड, जिसको आजकल मध्य प्रदेश कहा जाता है। तो इन राज्यों की शक्ति को कुचलना बलबन का तुर्क शासन के अस्तित्व के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक था। इसके बाद आता है उसकी समस्याओं में सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा में कमी। बलबन की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या थी वह थी सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा और गरिमा को पुनः स्थापित करना। 40 गुलामों का जो दल था, उस दल ने उसकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया और सुल्तान को नाम मात्र का सुल्तान बना दिया था। जो 40 गुट था, उस दल के सदस्य इतने प्रभावी हो गए थे कि उन्होंने एक तरीके से बलबन की जो सुल्तान की वो थी गरिमा, उसको एक तरीके से विनिष्ट कर दिया था। तो सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा में जो कमी आई थी, ये भी एक बहुत ही उसकी बात थी। इसलिए परिणाम स्वरूप सामान्य जनता के दिल में भी सुल्तान का भय और जो आतंक था वह भी जाता रहा। तो और संपूर्ण प्रशासन इससे क्या हुआ, लड़खड़ाता रहा। तो सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा में कमी, यह भी बलबन के सामने बहुत बड़ी समस्या थी। तो इन समस्याओं का बलबन को शासक बनने के बाद सामना करना पड़ा, जिनमें थी कमजोर आर्थिक स्थिति, 40 अमीरों की बढ़ती हुई शक्ति, मेवातियों का एक तरीके से दमन करना, मेवातियों की बढ़ती हुई शक्ति, मंगोलों की समस्या, राजपूत राज्यों की शक्ति में वृद्धि हो रही थी और सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा में कमी आ रही थी। अब आता है बलबन के कार्य कि बलबन ने शासक बनने के बाद क्या कार्य किए। तो बलबन के कार्यों में सबसे पहला आता है मेवातियों का दमन। अपने राज्याभिषेक के अगले ही वर्ष में बलबन ने मेवातियों का दमन करने का निश्चय कर लिया और एक विशाल सेना के साथ उसने उनके ऊपर आक्रमण किया, उनके गांव नष्ट करवा दिए, विशाल संख्या में मेवातियों की हत्याएं करवा दी और उनके दिल्ली के जो आसपास के निकटवर्ती जंगल थे, उन जंगलों को उसने क्या कर दिया, साफ करवा दिया, ताकि मेवातियों को छुपने के लिए स्थान नहीं मिल सके। और इस प्रकार उसने मेवातियों के आतंक को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। दूसरा आता है दोआब के विद्रोहियों का दमन। मेवातियों की समस्या से निपटाने के बाद उसने दोआब के वो थे जो तुर्कों के विरुद्ध क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। कंपिला, पटियाली, बदायूं, अमरोहा आदि इनके क्या थे, प्रमुख केंद्र थे। ये राज्यों में घुस करके किसानों, व्यापारियों और तुर्क कर्मचारियों के साथ क्या करते थे, अत्याचार करते थे और उनको लूटते थे। तो बलबन ने स्वयं सेना ले जाकर के इन विद्रोहियों का दमन किया, हजारों विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया, उनकी स्त्री और बच्चों को बंदी बना लिया और किले बनवाकर वहां उसने अफगान सैनिकों को नियुक्त किया। तो जो दोआब के विद्रोही थे, उनका इस तरीके से उसने सामना किया। इसके बाद आता है कटेहर के विद्रोह का दमन। बलबन ने कटेहर के हिंदू विद्रोहियों के प्रति भी कठोर नीति का पालन किया, हजारों की हत्या कर दी गई और वहां पे खून की नदी बहा दी गई। जियाउद्दीन बर्नी जो इतिहासकार है, उसने लिखा है कि सुल्तान बलबन ने कटेहर को जलाने तथा नष्ट करने के आदेश दिए। उसके आदेश से कटेहर में विद्रोहियों के रक्त की नदी बहने लगी तथा प्रत्येक गांव व जंगल के समीप लाशों का क्या लग गया, ढेर लग गया। इस प्रकार कटेहर के विद्रोहियों का क्या किया गया, दमन किया गया। अब आता है बंगाल में विद्रोह। 1279 में बंगाल के सूबेदार जो था तुगरिल खां, उस तुगरिल खां ने विद्रोह कर दिया और स्वयं ने सुल्तान की उपाधि धारण कर ली। उसने अपने नाम के सिक्के चलवाए तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। बलबन ने तुगरिल को पराजित करने के लिए अवध के शासक अमीन खां को भेजा, किंतु अमीन खां उनसे क्या हो गया, पराजित हो गया। बलबन ने क्रोधित होकर अमीन खां को भी किसकी सजा दे दी, मृत्युदंड की सजा दे दी। इसके बाद उसने दूसरी बार तिरुमति के नेतृत्व में एक सेना भेजी। तिरुमति के नेतृत्व में बलबन के द्वारा सेना भेजी गई, परंतु वह भी क्या हुई, पराजित हुई। तब तीसरी बार उसने शहाबुद्दीन के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन उसको भी क्या करना पड़ा, पराजय का सामना करना पड़ा। अंत में बलबन ने 2 लाख की सेना के साथ अपने पुत्र, जिसका नाम था बुगरा खां, उस बुगरा खां के साथ बंगाल के लिए प्रस्थान किया। तुगरिल खां
जो था सुल्तान के भय से राजधानी लखनौती को छोड़ करके भाग गया। अब लखनौती को छोड़ करके भाग गया, बलबन ने उसको पकड़ा और उसकी क्या करवा दी, हत्या करवा दी। तुगरिल के समर्थकों का कठोरतापूर्वक दमन किया गया और इस प्रकार बलबन ने बंगाल के विद्रोह को कठोरतापूर्वक दमन कर दिया। इसके बाद आता है मंगोल आक्रमण। मंगोलों ने अपनी शक्ति में वृद्धि की। 1285 ईस्वी में तैमूर खां के नेतृत्व में भारत पर उन्होंने पुनः आक्रमण किया। बलबन के पुत्र जिसका नाम था शहजादा मोहम्मद खां मंगोलों का सामना करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। मंगोलों का सामना करते हुए वह वीरगति को प्राप्त हुआ, परंतु मंगोलों ने सल्तनत के क्षेत्रों को सुरक्षित करने में बलबन की सेनाएं सफल रही। मंगोलों से सल्तनत के जो क्षेत्र थे उनको सुरक्षित करने में बलबन की सेनाएं क्या रही, सफल रही। तो ये थे बलबन के कार्य। अब आता है बलबन का शासन प्रबंध। बलबन के शासन प्रबंध में सबसे पहली बात आती है बलबन का राजत्व सिद्धांत। बलबन का राजत्व सिद्धांत, बलबन पहला व्यक्ति था जिसने स्वयं को अमीर वर्ग के प्रभाव से क्या किया, मुक्त किया और निरंकुश रूप से उसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। पहला एक ऐसा व्यक्ति था जो चाहता था कि राजा को क्या होना चाहिए, निरंकुश होना चाहिए। उसके अनुसार जो शासक निरंकुश नहीं होता वह राजत्व का धर्म ही नहीं निभा सकता। बलबन के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति, जो शासक निरंकुश नहीं है वह राजत्व का धर्म नहीं निभा सकता। उसने राजत्व के दैवीय सिद्धांत का क्या किया, प्रतिपादन किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बलबन ने राजत्व के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया और जिल्ली इल्लाह तथा ईश्वर का प्रतिनिधि की उसने उपाधि धारण की। उसके राजत्व सिद्धांत के अनुसार ईश्वर जो है वह उच्च वंश के लोगों को ही शासन सत्ता सौंपता है। इसलिए उसने स्वयं को तुरान के प्रसिद्ध शासक अफरासियाब का वंशज घोषित किया। इंपॉर्टेंट लाइन है, उसने तुरान के प्रसिद्ध शासक अफरासियाब को अपना वंशज घोषित किया और उसकी मान्यता थी कि ईश्वर उच्च वंश के लोगों को ही शासन सत्ता सौंपता है। वह साधारण लोगों से अलग एकांत में अपना जीवन व्यतीत करता था। उसने स्वयं और दरबारियों को तथा उच्च पदाधिकारियों को मद्यपान का निषेध कर दिया। उसने अपने दरबार में गंभीर मुद्रा में बैठा रहता था और उसके दरबार में किसी को भी हंसने की अनुमति नहीं थी। सबसे बड़ी बात, उसने दरबार में सुल्तान के अभिवादन के लिए, इसमें दो बातें आती हैं। सुल्तान के अभिवादन के लिए उसने सबसे पहली सिजदा होता है भूमि पर लेट करके राजा का अभिवादन करना, और एक दूसरी है पैबोस मतलब सुल्तान के पांवों को चूमना। तो इस तरीके की जो रस्में थी उसने प्रारंभ की। सिजदा और पैबोस की जो रस्में थी वो बलबन के द्वारा प्रारंभ की गई। इस प्रकार कठोर नीति और नियमों का पालन करके बलबन ने ताज की जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी उस खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः अर्जित किया। तो ये था बलबन का राजत्व सिद्धांत। इसके अकॉर्डिंग राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है और ईश्वर उच्च वंश के लोगों को ही राजशाही प्रदान करता है। इसके बाद आता है चालीसा मंडल का दमन। दूसरा पॉइंट शासन प्रबंध में चालीसा मंडल का दमन। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद और उसके अयोग्य उत्तराधिकारियों के समय चालीसा मंडल के जो सदस्य थे वे बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली हो गए थे। वे सुल्तान को बनाने और हटाने में अपनी भूमिका निभाने लग गए थे और राजा को वो क्या था, कठपुतली समझते थे। अतः बलबन ने इनका दमन करने के लिए, वह इन्हें प्रजा की दृष्टि में गिराने के लिए साधारण अपराधों के लिए भी कठोर से कठोर इनको दंड दिए। कुछ का कूटनीति के द्वारा उसने वध करवा दिया, कुछ को जहर दे करके उसने मरवाया और इस तरीके से बलबन ने कठोर और बर्बर तरीके से चालीसा मंडल का दमन किया। इसके बाद आती है उसकी न्याय व्यवस्था। बलबन न्यायप्रिय शासक था। न्याय करते समय वह रिश्ते, नाते, मित्रता सब चीज़ों को ध्यान में, कोई सी चीज़ को ध्यान में नहीं रखता था। उसने बदायूं के सूबेदार जो मलिक बकबक था उसको अपराधी पाए जाने पर 500 कोड़े की सजा सुनाई थी। उसके शासन में अपराधियों को मृत्युदंड दिया जाता था। कोड़े लगाना, अंग भंग कर देना और कठोर से कठोर कारावास की सजाएं उसके दरबार में दी जाती थी।
इसके बाद आता है गुप्तचर व्यवस्था। बलबन ने अपने राज्य में कुशल गुप्तचर की व्यवस्थाएं की। उसके लिए उसने अपार धन खर्च किया। उसने दिल्ली और अन्य प्रांतों, जिलों, सरकारी कार्यालयों आदि में गुप्तचर नियुक्त किए। ये गुप्तचर साथ में राज्य में होने वाली जितनी भी घटनाएं थी उनकी सूचनाएं सुल्तान को देते थे। उन्हें अच्छा वेतन दिया जाता था। किसी गुप्तचर द्वारा ठीक काम नहीं किए जाने पर उसे कठोर दंड भी दिया जाता था। और सबसे बड़ी बात है कि उसके समय में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? बारिद कहा जाता था गुप्तचरों को बलबन के समय में। बलबन ने, इसी में एक पॉइंट आता है शासन प्रबंध में, शक्तिशाली सेना का संगठन। बलबन की सेना का जो मूल आधार था वो थी शक्तिशाली और अनुशासित सेना का गठन करना। सेना में योग्य सैनिक व एक तरीके से स्वामी भक्त सैनिकों को उसके द्वारा नियुक्त किया गया। और सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो था वो था इमाद उल मुल्क को उसने सेना का सर्वोच्च अधिकारी बनाया, जिसने योग्य सैनिकों की भर्ती की, वेतन, साज सज्जा और अस्त्र शस्त्रों का समुचित ध्यान दिया। बलबन ने कंपिल, पटियाली, भोजपुर और में नवीन दुर्गों का भी निर्माण करवाया। तो ये थे बलबन का शासन प्रबंध। हमने पढ़ा बलबन के प्रारंभिक जीवन को, उसकी समस्याओं को, उसके द्वारा किए गए कार्यों को और उसके बाद उसके शासन प्रबंध को। अब हम बात करते हैं बलबन के मूल्यांकन की, कि बलबन का मूल्यांकन, कि बलबन कैसा शासक था। दिल्ली सल्तनत के तुर्क शासकों में बलबन का स्थान अत्यंत उच्च कोटि का है। इतिहासकार लेन पूल ने उसके बारे में लिखा है कि गुलाम, भिस्ती, सिपाही, सेनानायक, राजनीतिज्ञ और सुल्तान आदि विभिन्न रूपों में कार्य करने वाला बलबन दिल्ली शासकों की दीर्घकालीन परंपरा में सर्वाधिक आकर्षक व्यक्तियों में से एक है। दिल्ली के महान शासकों में नाम आता है बलबन का। तो ये था गयासुद्दीन बलबन, जिसने 1266 से लेकर के 1287 ईस्वी तक शासन किया।